गुलाब जामुन वाली सास बहू। देखिए, अब इन्हें सांस लेने में कठिनाई होती रहेगी। बेहतर होगा कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करें और उसके लिए आपको 50,000 की जरूरत है। हे भगवान, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? मेरा तो बेटा भी नहीं है इस दुनिया में, कैसे घर का खर्चा चलाऊं? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ सोचते हैं। आखिर सुमन अपने पति के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है? आखिर सास बहू ऐसा कौन सा कदम उठाने वाले थे जिससे वो अपने घर की स्थिति को ठीक कर सकते थे? जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। चांदनी चौक में सुमन अपने पति यशवंत और लाडली बहू प्रीति के साथ रहती थी। बेटा पहले ही गुजर गया था। कुछ दिन बाद हर जगह दिवाली का माहौल ही छाया हुआ था। जहां देखो दिवाली की डेकोरेशन हो रही थी। अरे बहू, तूने अपनी रंगोली खत्म कर ली क्या? हाँ माँ जी, बस हो गया। अरे यशवंत जी, अभी तक आप तैयार क्यों नहीं हुए हैं? अरे अभी तक मेरा कुर्ता मिला नहीं तो तैयार कैसे होऊं? ये कहकर सुमन यशवंत का कुर्ता लाकर देती है। तभी प्रीति कहती है, अरे माँ जी, मुझे सारी मिठाई मिल गई, लेकिन मुझे लगता है भोग वाले और बांटने वाले गुलाब जामुन बनाए ही नहीं है। कहाँ है वो? ओहो देवा रे देवा, मैं ये कैसे भूल गई। बहू, गुलाब जामुन का सामान रख, मैं अभी तुरंत बनाती हूँ। इसके बिना तो दिवाली पूजन हो ही नहीं पाएगी। जी माँ जी, मैं अभी करती हूँ। सुमन और प्रीति मिलकर दिवाली की लगभग सारी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। सुमन रसोई में जाकर जल्दी से गुलाब जामुन की तैयारी करती है। दूसरी तरफ उसकी चाशनी तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद गुलाब जामुन तैयार हो जाते हैं, जिन्हें वो थाली में सजा लेती है। शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर दिवाली पूजन कर रही थी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। हे भगवान, ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। पूजा खत्म हुई है, मैं सबको मिठाई बांट कर आती हूँ। बहू, तू इन्हें खाना खिला दे। जी माँ जी। जहाँ एक तरफ प्रीति ससुर को खाना बनाकर खिलाती है, तो वहीं सुमन अपने पड़ोसियों को मिठाई बांट कर आती है, जिसमें तारा वो गुलाब जामुन खाकर कहती है, अरे वाह सुमन, ये गुलाब जामुन तो बहुत अच्छे हैं। कौन सी दुकान से लेकर आई हो? अरे मैं दिवाली पर सारी मिठाइयाँ खुद बनाती हूँ, बाहर से नहीं ली मैंने। क्या सच में ये गुलाब जामुन तूने बनाए हैं? अरे हाँ, मैंने बनाया, वो भी अर्जेंट में 3 घंटे पहले। अच्छा, और तेरी बहू कहाँ है? अपने पापा जी को खाना बना कर दे रही है। अच्छा, मुझे 2-4 गुलाब जामुन और दे देना, बहुत अच्छे बनाया तूने। अरे सुरेखा, जरा सुमन के हाथ के गुलाब जामुन तो खा कर देख, बहुत अच्छे बनाया है उसने। अच्छा ऐसी बात है, तुझे इतनी फुर्सत मिल गई कि तूने खुद ही गुलाब जामुन बना लिया आज? अरे हाँ बाबा, मैंने खुद गुलाब जामुन बनाए हैं, मैं हमेशा बनाती हूँ। ले, हैप्पी दिवाली, मुँह मीठा कर। अरे वाह यार, ये तो तूने बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाया, मुंह में जाते ही घुल गया। ऐसा कर, सारे मुझे दे दे। तभी अपनी मिठाई की थाली को सुमन पीछे करके कहती है, चल हट, तेरे अकेले के लिए थोड़ी ना बनाया, अब मैं बाकियों को मिठाई बांट कर आती हूँ। हर तरफ दिवाली की रौनक थी, वहीं सुमन सबको गुलाब जामुन बांटकर आ जाती है, जहां सब उसकी तारीफ करते हैं। तभी पत्र लेखा उसके पास आती है। क्या बात है सुमन, हर तरफ दिवाली के शोर से ज्यादा तो तेरे गुलाब जामुन की तारीफ हो रही है। ऐसा क्या बनाया तूने, जरा मुझे भी चखा। हाँ ले 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 ले, तू भी चख और बता कैसे बनाए हैं। सुमन के पत्र लेखा को गुलाब जामुन खिलाने पर वो कहती है, बहुत बढ़िया सुमन, तूने तो काफी अच्छा बनाया है सच में। अरे दुकान तू इसकी शॉप खोल ले, बड़ी बिक्री होगी तेरे गुलाब जामुनों की। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, भगवान की दया से सब कुछ है मेरे पास। मेरे पति थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, साथ में बहू तो है ही। चलो बढ़िया है, भगवान करे तुम ऐसे ही खुश रहे। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली तुझे भी। ऐसा कहकर दोनों अपने घर चली जाती हैं। वक्त बीतता है, उम्र के साथ साथ यशवंत की तबीयत बिगड़ रही थी और दिवाली के पटाखों की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत कर गई, जिस वजह से उसका काम छूट गया और वो हॉस्पिटल में रहने के बाद ऑक्सीजन पंप यूज किया करता था। तभी प्रीति सूप लाकर कहती है, पापा जी सूप पी लीजिए। अरे नहीं बेटा, मुझे नहीं पीना। पापा जी, आप काफी कमजोर हो गए हैं, पी लीजिए वरना माँ जी गुस्सा करेंगी, पता है ना आपको। ठीक है,
ठीक है बेटा, पी रहा हूँ। यशवंत जैसे ही सूप पीता है उसे फिर से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और परेशान होता है। बहू, बहू, सांस सांस नहीं आ रही मुझे, बचाओ, बचाओ कोई। माँ जी जल्दी आइए, पापा जी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें सांस नहीं आ रही। पापा जी ये ऑक्सीजन पंप यूज कीजिए। भागी भागी सुमन आती है। प्रीति यशवंत को ऑक्सीजन पंप देती है पर उससे कोई फायदा नहीं हो पाता। दोनों जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां डॉक्टर कहता है, देखिए इनकी हालत ठीक नहीं है, सांस लेने में बहुत कठिनाई आएगी इनको, इसलिए बेहतर होगा कि अब आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करें और इसके लिए 50-60 हजार की जरूरत पड़ेगी। क्या इतना सारे पैसे? अभी तो मैंने इनके हॉस्पिटल में पैसे लगाए थे, अब और पैसे कहाँ से लाऊं? हे भगवान हमारी मदद करो। माँ जी मैं अपने गहने बेच देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे कोई और रास्ता ही देखना होगा। हाँ बहू, तुझे पता है दिवाली पर सभी औरतों ने मुझे गुलाब जामुन बनाने के लिए कहा था और एक ने तो दुकान खोलने की भी नहीं थी। मैं सोच रही हूँ मैं वही कर लूँ। माँ जी आइडिया तो अच्छा है पर मैं भी दुकान पर रहूंगी। ठीक है बहू। इस तरह से घर के बचे कुचे पैसों में सुमन गुलाब जामुन बनाने का सामान लाती है और कुछ यशवंत की दवाई में लगा देती है। कुछ देर बाद सास बहू गुलाब जामुन तैयार कर लेती हैं और गरम गरम एक ठेले पर बेचती हुई कहती हैं, आइए आइए आइए, गर्म गरम गुलाब जामुन का लुत्फ उठाइए, मात्र 10 रुपए 10 रुपए। आइए आइए आइए, सभी गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाइए, चाशनी से मीठी जो आपकी जुबान पर घुल जाए वह लजीज गुलाब जामुन। आइए आइए। अरे जरा सुनिए, 1 किलो गुलाब जामुन दे दीजिए। अभी करते हैं, 1 मिनट। अब बहू जल्दी से 1 किलो पैक कर दे। जी माँ जी। वाह खुशबू है, जल्दी से मुझे 2 गुलाब जामुन दे दीजिए। हेलो बेटा, खा लो आराम से, खाना गर्म है। जी आंटी। तभी बोनीता फूंक मारकर जब गुलाब जामुन खाती है तो उसे बहुत पसंद आता है और वो कहती है, अरे वाह जी, आपने गुलाब जामुन तो बहुत ही जबरदस्त बनाए हैं, सर्दियों में खाने पर तो और भी मजा आएगा। आप आंटी सर्दियों में भी जरूर बेचना, बहुत बिक्री होगी आपकी। हाँ हाँ बेटा जरूर, शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे। अरे अरे अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? सुमन तूने तो अपने गुलाब जामुन की दुकान ही खोल दी। वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि पति की तबीयत खराब हो गई तो इतना सोचना ही पड़ा। चलो अच्छी बात है, गुलाब जामुन ही तुम्हारा सहारा बने, तुम बनाती ही इतना अच्छा हो, देखना बहुत बिकेंगे। इस तरह पहले दिन सुमन के बनाए हुए गुलाब जामुन डिमांड में आ जाते हैं और जरूरत से ज्यादा कमाई होती है। माँ जी हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा लोगों को आपके हाथ के बनाए हुए गुलाब जामुन पसंद आए हैं। ये तो है बेटा, और ये सब तेरे सहारे की वजह से हुआ है, इसलिए मैं दुकान का नाम सास बहू के स्पेशल गुलाब जामुन रखूंगी। शुक्रिया माँ जी, लेकिन एक तरह से आप भी मेरा सहारा हैं। मैं थोड़ा सा पापा जी को खिलाकर आती हूँ। ठीक है बहू। इस तरह से अगले दिन भी सास बहू अपने स्पेशल गुलाब जामुन लोगों को खिलाते हैं। उसी नाम से वो मशहूर हो जाते हैं। आइए आइए आइए, सब गुलाब जामुन खाइए, मुझे भी गुलाब जामुन दीजिए। माँ जी खुशखबरी है। क्या बहू? माँ जी जिस लड़की ने पहले दिन हमारी दुकान से गुलाब जामुन खाए थे उसके घर में शादी है और हमें बहुत सारे गुलाब जामुन का ऑर्डर मिला है, पूरे 2 लाख का। अरे वाह बहू, ये तो बहुत खुशी की बात है। देखना माँ जी, पापा जी जल्दी ठीक हो जाएंगे और हमें पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ बहू। इस तरह से सास बहू मशहूर हो जाते हैं और उन पर शादी के काफी कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। साथ ही बड़े बड़े होटल्स में उन्हें अपने गुलाब जामुन खिलाने का मौका मिलता है। इससे उनकी घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। यशवंत भी ठीक हो जाता है और सास बहू अपने गुलाब जामुन यूं ही खिलाती रहती हैं और देखते ही देखते वो काफी पैसे वाली भी हो जाते हैं। बहू पर बारिश का कहर। रागिनी अपने आंगन में बैठकर चूल्हे में फूंक मारती हुई रोटी बना रही थी। कैसी जिंदगी हो गई है मेरी। मेरा पति सारा पैसा अपनी शराब में उड़ा देता है और जो मैं कमाती हूँ वो भी मुझसे छीन लेता है। ऊपर से ये बादल भी आसमान को घेर कर बैठे हैं, पता नहीं कब बरसात होने लगे। गैस भी खत्म हो गई है, अगर अभी रोटी नहीं बनी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रागिनी ऐसा कहकर रोटी बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से आग बुझने लगती है, जिसकी वजह से रागिनी को फिर चूल्हे के अंदर फूंक मारनी पड़ती है
ओहो, एक तो मुझे चूल्हे पर रोटी बनानी नहीं आती, ऊपर से ये चूल्हा जलने को राजी नहीं है। ऐसे में खाना कैसे बनाऊंगी? तभी उसका मुन्ना अचानक से रोने लगता है। अरे मुन्ना रो रहा है, पहले उसे चुप करा लेती हूँ, नहीं तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। रागिनी अपने मुन्ना को उठाती है और उसे दूध पिलाने लगती है। दूध पिलाने के बाद उसका मुन्ना सो जाता है और वो दोबारा से चूल्हे पर रोटी बनाना शुरू कर देती है। तभी अचानक से बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं। अरे ये क्या, अभी तो मैंने पूरा खाना भी नहीं बनाया और ये अचानक से बरसात शुरू होने लगी। अब मैं क्या करूं? रागिनी कुछ सोचते इससे पहले बारिश तेज होने लगी थी, जिसकी वजह से रागिनी जल्दी जल्दी खाना उठाकर घर में ले जाती है। बारिश की वजह से चूल्हे की आग अपने आप बुझ जाती है। हे भगवान, रोटियां तो केवल 2 ही बनी हैं। अब 2 रोटियों में हमारा गुजारा कैसे होगा? रागिनी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी बरसात में भीगते हुए उसका शराबी पति लड़खड़ाते हुए घर में पहुंच जाता है। 2 घूंट, अरे 2 घूंट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। 2 घूंट पिला दे साथिया, बाकी अरे यार मेरे पे छोड़ दे। जैसे ही रागिनी कार्तिक को देखती है वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये तो आज फिर से शराब पीकर आ गए। अरे रागिनी, ओ रागिनी, कहाँ मर गई? अरे देख मेरी बाटली खत्म हो गई है, जल्दी से पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। अजी, एक तो आप बरसात में पूरी तरह भीगे हुए हो और ऊपर से दोबारा बरसात में जाकर दारू पीने की कह रहे हो। अरे मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी, जल्दी से मुझे पैसे निकाल कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा मत कीजिए, अगर मैंने आपको पैसे दे दिए तो कल मैं सुबह सिलेंडर कैसे भरवाऊंगी? आज भी बहुत ही मुश्किल से मैंने चूल्हे पर खाना बनाया है। देख, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे अभी के अभी पैसे ला कर दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पैसे वैसे नहीं है, बहुत हुआ तुम्हारा, मैं तुम्हें अब कोई पैसे नहीं दूंगी। अच्छा, अब तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तू मुझे मना करेगी? जब तक तेरी खाल ना उधेड़ दूं तब तक तुझे समझ नहीं आएगा। रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। इतना कहने के बाद कार्तिक अपने चमड़े की बेल्ट निकालता है और रागिनी को मारना शुरू कर देता है। रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब बता, अब तू मुझे पैसे देगी या नहीं? देती हूँ, बस तुम मुझे मारो मत, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कार्तिक रागिनी को छोड़ देता है, जिसके बाद रागिनी अंदर जाकर पैसे लेकर आती है और कार्तिक सारे पैसे छीनकर शराब पीने के लिए निकल जाता है। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। कार्तिक बहुत ज्यादा नशे में होता है और यहाँ वहाँ लड़खड़ाते हुए बारिश में घूमता रहता है। वहीं दूसरी तरफ बारिश का कहर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसी की वजह से रागिनी के घर में पानी भी भरने लगता है। अरे ये क्या, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से बारिश का पानी घर में भी भर गया है, चारों तरफ पानी ही पानी है, अब मैं क्या करूं? देखते ही देखते बारिश का पानी चारों तरफ गांव में भर जाता है। रागिनी अपने मुन्ना को उठा लेती है और अपने घर से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद बाहर चारों तरफ पानी पानी देखकर रागिनी बहुत हैरान रह जाती है। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ अपने मुन्ना को लेकर? रागिनी पहाड़ों की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक से बांध टूट जाता है, जिसकी वजह से बांध का पानी गांव में पहुंच जाता है और गांव में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के चलते कई मकान और कई सारे लोग पानी में बह जाते हैं। वहीं रागिनी एक घर की छत पर खड़ी होकर अपने बच्चे की रक्षा करने लगती है। हे प्रभु, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे मुन्ने के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत होने दो। तभी अचानक से बाढ़ का पानी उस घर के ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजह से रागिनी पानी में बह रही एक टोकरी के अंदर अपने मुन्ना को रखकर अपने सिर पर उठा लेती है। तभी रागिनी को एक लकड़ी का दरवाजा पानी में बहता हुआ नजर आता है, जिसके ऊपर रागिनी तुरंत चढ़ जाती है और अपने मुन्ना को भी उसी के ऊपर रख लेती है। तभी रागिनी का मुन्ना रोने लगता है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तेरी माँ तेरे साथ है, अब चाहे ये बाढ़ का कहर ही क्यों ना मुझ पर बरसे, मैं तेरे ऊपर एक आंच भी नहीं आने दूंगी। रागिनी किसी तरह उस दरवाजे के सहारे एक ऊंची सतह पर पहुंच जाती है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है,
जो मैं इस बाढ़ के कहर से बच गई। पता नहीं कितने लोग बेवजह इस बाढ़ में मारे गए होंगे। तभी रागिनी को पानी में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है, जिसे वो बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही रागिनी उस आदमी को पानी से बाहर निकालती है, वो उस आदमी की शक्ल देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये तो कार्तिक जी हैं। इन्हें क्या हो गया? कार्तिक जी उठो, उठो ना कार्तिक जी, क्या हो गया है? उठो कार्तिक जी, क्या हो गया आपको? रागिनी कार्तिक के सीने पर हाथ रखकर उसके शरीर से पानी निकालने की कोशिश करती है। जैसे ही कार्तिक के शरीर से पानी निकलता है, कार्तिक को होश आ जाता है और वो अपने सामने रागिनी को देखकर रोने लगता है। रागिनी, मुझे माफ कर दो रागिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। अरे मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करूंगा, प्लीज। कार्तिक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रागिनी को बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद वो कार्तिक से कहती है, सुबह का भूला जब शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको आपकी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। चलो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ ही घंटों के बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, जिसके बाद रागिनी अपने मुन्ना और अपने पति कार्तिक के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है, जिसके बाद वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। घमंडी बहू। अरे बानी बहू, जरा जल्दी से एक गिलास पानी तो लेकर आना। क्या कहा तुमने? मैं और तुम्हारे लिए पानी लाऊं? मेरी बूढ़ी सासू माँ बढ़ते बुढ़ापे में बौरा गई हो क्या? मेरे डैडी के घर में 10 नौकर थे, मैंने आज तक कभी अपना पानी का ग्लास तक नहीं उठाया। चुपचाप से अपना हाथ पैर चलाओ और अपनी प्यास बुझाइए। इस घर की बहू हूँ, बाई नहीं। शॉपिंग जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। यह है विमला की बहू बानी। तकरीबन सप्ताह भर पहले ही बानी की शादी आनंद से हुई है। बानी का बतौर बिगड़ा बर्ताव देखने के लिए चलते हैं एक सप्ताह पीछे। विमला, सुना है कि तेरी बहू शहर से आ रही है। अरे जानती है ना, ये शहरी तितलियां बहुत तेज तर्रार होती हैं। सास को तो तलवों तले रौंदने की ताक में रहती हैं। अरे नहीं झुमरी बहन, दरअसल मेरी होने वाली बहू आनंद के बाबूजी के बचपन के दोस्त की बेटी है। अगले ही दिन विमला बेटे की बारात लेकर बानी को अपनी बहू बनाकर लौटती है, जहां गांव की औरतें बानी का लहंगा देखकर बुरा बखान करने लगती हैं। अरे दादा, लगता है बिमला तुम्हारी बहुरिया के लहंगे में दर्जी बाजू लगाना भूल गया है। बहुरिया के लहंगे के ब्लाउज का बाजू एकदम लड़कों के लक्स कोजी के जैसा लग रहा है। गुस्से से बौखलाई बानी अपना घूंघट उठाकर बोल पड़ती है। कर दी ना गाँव की गवार लुगाइयों वाली बातें। सब ये साची से डिजाइन कराया है मेरा लहंगा। इतना महंगा लहंगा आपकी आने वाली पुश्ते भी नहीं पहन सकती। अरे ओ, शहरी बहुरिया कैंची की तरह धारदार जुबान चलाना बंद कर। ये शहर नहीं, बिलासपुर गांव है। ये बहुओं का बोलबाला नहीं चलता है। बात बिगड़ता देखकर विमला औरतों की मंडली को घर भेज देती है। अगली सुबह विमला घड़ी की ओर निहारते हुए कहती है, घड़ी की सुई 10 पर 10 तक दे चुकी है। अब तक बानी बहू आखिरकार नीचे क्यों नहीं आई? ये बोलकर विमला बानी के कमरे में पहुंचती है। अरे बहू, घड़ी की सुई 10 पर 10 तक दे चुकी है। अब क्या देर दोपहर में उठने का इरादा है तेरा? सासू माँ, ये सुबह सुबह सास वाला भाषण क्यों शुरू कर दिया आपने? अरे बिलासपुर गांव की बहुएं भोर सवेर कोटती हैं और तू नई नवेली बहू होकर भी अब तक सो रही है। सासू माँ, अपना ये सास का शासन मुझ पर मत आजमाइए। एक तो बिछौने के नाम पर सारी रात मुझे 3rd क्लास गुदड़ी के गद्दे पर सुलाया। अपने डैडी के घर में मखमल के बिस्तर पर सोती थी। हाय, दर्द के मारे मेरा सारा बदन टूट रहा है। जाइए, जाकर मेरे लिए चाय बनाकर लाइए। बानी ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका ससुर गजोधर आकर कहता है, अपनी सास से बात करने का ये क्या लहजा है? अब तुम इस घर की बहू हो, ससुराल की बागडोर संभालना तुम्हारा कर्तव्य है। अरे आपको दो औरतों के बीच में टपकने को किसने कहा? मुंह उठाए और चले आए दोनों बूढ़े बुढ़िया महाभारत का मैदान बनाने। मुझे बेबस बहू समझने की भूल मत करना तुम दोनों, वरना बाप बेटे के बीच ऐसी फूट पैदा करूंगी कि उसे सुलझाते सुलझाते आपकी सांसें थम जाएंगी। परिवार के बिखराव के डर से दोनों सास ससुर बानी के घमंडी स्वभाव को चुप्पी साध कर सहना शुरू कर देते हैं। हर एक दिनों के साथ बानी का बुरा बर्ताव बढ़ता ही चला जाता है। फिर एक रोज, अरे बहू, पता नहीं आज मेरे टखनों में बिल्कुल भी बल नहीं मिल रहा है। जरा जाकर बाजार से साग सब्जी ले आती।
अरे ओ मेरी बूढ़ी सासू माँ, लगता है बढ़ते बुढ़ापे में तुम्हारे दिमाग से बातें बिसरने लगी हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, बाई नहीं। अरे सुनिए ससुर जी, ये पैसे पकड़िए और बाजार से जाकर साग सब्जी ले आइए। अरे अब मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं, दिन भर पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं, कभी कभार अपने हाथ पाँव को भी चला लिया कीजिए। बानी के मुंह से इतने बुरे शब्द सुनकर विमला के सब्र का बांध टूट जाता है और वो कहती है, अरे बहू, बौरा गई है क्या? अपने ससुर से कोई ऐसी बात करता है? क्यों माँ जी, मैंने गलत क्या कहा? मेरे पति आनंद दिन भर दफ्तर में खूब खटनी करके पैसे कमाते हैं। इस बात को भूलना मत कि मेरे पति की कमाई पर आप दोनों का पेट पल रहा है। हाँ। ये कहकर बानी अपने कमरे की ओर अग्रसर होती है और विमला रोते हुए कहती है, जो इतने सालों से इस घर का सर रहा है, आज मेरी बहू ने उन्हें मेरे आंखों के सामने इतना कुछ सुना दिया और मैं बेबस बुढ़िया कुछ ना कह सकी। अरे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है भगवान, सारा दोष हमारे भाग्य का है कि हमें ऐसी घमंडी बहू मिली है। समय गुजरता चला जाता है। घमंडी बहू बानी पति की गैर मौजूदगी में अपने बूढ़े सास ससुर पर सैकड़ों असहनीय सताव करती है। सोफे पर बैठा गजोधर टीवी देख रहा होता है, तभी बानी टीवी बंद करके कहती है, दिन भर टीवी देखकर आपकी आंखें नहीं थकती? मुफ्त का बिल फूकते रहते हैं। अरे बिल क्या आपका बाप भरेगा? हाँ, ये एलईडी मेरे डैडी ने मुझे दहेज में मेरे लिए दिया है, ना कि आपके दिन भर देखने के लिए। हाँ। तभी एकाएक आनंद बानी की बातें सुनकर दरवाजे पर दस्तक देता है। बानी, ये तुम किस लहजे से बात कर रही हो बाबूजी से? आनंद को सामने पाकर बानी के कड़वे बोल का स्वर शब्द ऐसे बदलता है जैसे उसके मुंह में शहद की गगरी घुल गई हो। अरे आनंद, आप आ गए? देखिए ना, मैं तो सिर्फ ससुर जी को समझा रही थी, इस बढ़ते बुढ़ापे में उनका ज्यादा देर टीवी के नजदीक बैठना भला नहीं है ना ससुर जी? बानी की आंखें देखकर बेचारा ससुर उसके सुर में सुर मिलाने को मजबूर हो जाता है। ये तो रहा बानी के अहंकार का पिछला पड़ाव। आइए चलते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर। जैसे ही बानी अपना बैग लिए शॉपिंग के लिए बाहर निकलती है, उसका सिर बोझिल होने लगता है। अरे ये अचानक से मेरा सर बेहिसाब बोझिल क्यों हो रहा है? बानी की आंखों के आगे काला अंधेरा घिराता है, जिसके साथ वो जमीन पर बेहोश हो जाती है। तभी आनंद भी देर दोपहर ही दफ्तर से लौट आता है। अरे बानी, बानी उठो बानी। माँ, बानी को क्या हुआ? बेटा, ये घड़ी रोने धोने की नहीं है, हमें बहू को लेकर फौरन अस्पताल जाना होगा। सभी जन उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है और विमला पूछती है, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहू को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, आपकी बहू की बॉडी का रक्त संचरण एकदम धीमी गति पर पहुंच गया। उनकी कई नसों में ब्लॉकेज होने के आसार हैं और ये परिस्थितियां तभी पैदा होती हैं जब कोई महिला घरेलू कामकाजी से दूरी साध ले। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भावी भविष्य में आपकी बहू रोग का बिछौना पकड़ लेगी। तभी एकाएक बानी बेहोशी से बाहर आती है। सभी जन दौड़ते भागते भीतर आते हैं। डॉक्टर उसको सारी सूचना देता है। देखिए मिसेस बानी, आपके सुस्त पने ने आपकी सेहत को बिगाड़ दिया है। अगर अभी से भी आपने अपने भीतर सुधार नहीं किए तो आगे आप खुद समझदार हैं। बानी रोते बिलखते हुए आनंद से कहती है, आनंद, ये बुरी बला मेरे बुरे कर्मों का परिणाम है। मैंने जो तुम्हारे माँ बाबूजी के संग किया, मैंने बहू होने का फर्ज कभी नहीं निभाया। शायद इसीलिए मुझे आज ये सबक मिला है। सासू माँ, मैंने आपको कितना सताया। अरे बहू, सास बहू के रिश्ते में नोक झोंक और लड़ाइयाँ तो सदियों से चली आ रही हैं। तू ठीक हो जा बस। कुछ ही दिनों बाद बानी की बिगड़ी सेहत सुधर जाती है, जिसके बाद वो अस्पताल से ससुराल का सफर तय करती है। बानी, अब तुझे एक सर्वगुणी संपन्न बहू बनकर अपनी सास ससुर के सपनों को साकार करना है। क्या पता उसी से सास ससुर के संग किए सताप का बड़ा पाप खत्म हो जाए। उस एक घटना से बानी को बड़ा सबक मिल जाता है। अब बानी का अहंकारी स्वभाव नम्र हो चुका था। उसमें आया बदलाव देखकर उसके सास ससुर असमंजस में पड़े थे। बानी ने बहुत ही जल्दी ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल कर अपने सास ससुर का दिल जीत लिया। आज सभी जन साथ मिलकर हंसी खुशी से रह रहे हैं। दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार बुरा दौर बड़े बदलाव के लिए बेहद जरूरी होता है। कुशल की शादी शोभा से हुई थी। शादी के साल भर के भीतर ही शोभा को प्यारी सी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उसने परी रखा।
उस दंपति का जीवन अभी शुरू ही हुआ था कि कुशल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और शोभा सुहागन से विधवा हो गई, जिसे देख उसकी माँ राधा कहने लगी, बिटिया तू आखिर कब तक ऐसे विधवा की जिंदगी जिएगी? कुशल को बिसार कर आगे बढ़ जा और फिर परी को भी भावी भविष्य में पिता के नाम की जरूरत पड़ेगी। माँ फिर से वही सब बातें। माँ एक विधवा जिसकी एक बच्ची है उसे कौन अपनाना चाहेगा? मैं अपनी बच्ची के सहारे ही जीवन काट लूंगी। जीवन का सफर बहुत सुकड़ा है शोभा। इस सफर में हर एक को साथी के सहारे की जरूरत पड़ती है। अपनी नहीं तो इस नन्ही सी बच्ची परी के बारे में सोच। ये बोलकर राधा रसोई घर का रुख कर लेती है और शोभा सारी रात सोच के समंदर में डूबी रहती है और अपनी दुधमुही बच्ची को ममता भरे मन से ताकते हुए कहती है, सच ही तो कहा था माँ ने मुझे, परी की माँ के साथ उसका पिता भी बनना होगा। मेरे पास इतनी शिक्षा दीक्षा है कि मैं कामकाज करके अपनी परी का पालन पोषण कर लूंगी। 1 सप्ताह बाद। माँ परी 3 माह की हो चुकी है, आपसे काफी घुल-मिल सी भी गई है। इसके पालन पोषण में पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। कल ही मैंने इंटरव्यू दिया है। महीनों बाद कोई शुभ समाचार सुना है। सुन शोभा बिटिया, तू इस सफेद लिबास में दफ्तर मत जाइयो। क्यों माँ, क्या खराबी है मेरे पहरावे में? बेटा इस बेरंग उदास साड़ी में तुझे देख मेरा मन कचोटता है। मैं चाहती हूँ कि तू रंगों के प्रति रुझान दिखाए। ओके मेरी प्यारी माँ, सिर्फ आपके लिए। तभी शोभा को एक कॉल आता है और वो चहक उठती है। ये देख राधा कहती है, अरे किसका कॉल था बिटिया, जिसे बात करते ही तेरा चेहरा इतना चमक उठा? माँ आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है। अरे बहुत बहुत बधाई हो बेटी। अगले दिन शोभा दफ्तर आती है जहाँ विवेक कहता है, सुनिए, मैं यहाँ का मैनेजर, मुझे प्रद्युम्न सर ने आपको रूल रेगुलेशन और काम बताने के लिए भेजा है। ओके सर। विवेक शोभा को सारा काम समझा देता है। शोभा काम शुरू कर देती है। फिर देर दोपहरी विवेक उसके पास आकर बोलता है, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ? जी जरूर सर। शुक्रिया। अगर आप सहमत हो तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम तो आपको पता ही है। मैं अपनी माँ और 3 महीने की बेटी के साथ रहती हूँ। हम मुझे तो लगा आप सिंगल होंगे, पर आप तो शादीशुदा निकली। पर अब सिंगल मदर हूँ। अपनी बेटी के लिए ही मैं ये जॉब कर रही हूँ। क्यों, आपके पति कहाँ हैं? वो इस दुनिया में नहीं है। माफी चाहूंगा। खैर, चलिए खाना खाते हैं। वक्त बीतता है। अब शोभा और विवेक एक दूसरे के आकर्षक होने लगते हैं। दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं। प्यार का पड़ाव शादी तक पहुंच जाता है। दोनों शादी करके घर पहुंचते हैं, जहां विवेक की माँ सुधा दरवाजा खोलने पहुंचती है। अरे विवेक, दफ्तर से इतनी जल्दी आ गया? ये औरत और बच्ची कौन है? वो माँ, दरअसल मैं शोभा से बहुत प्यार करता हूँ। ये जानने के बाद कि उसके एक 6 महीने की बेटी है, मैंने उससे शादी कर ली। तेरा दिमाग तो ठीक है। तूने एक विधवा से, उसकी बतौर एक बच्ची है, उससे ब्याह रचा लिया। अरे जमाने भर की लड़कियां मर गई थीं। माँ, शोभा बहुत अच्छी है, वो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। अब मैं बुढ़िया क्या ही बोलूं जब चिड़िया चुग गई खेत। पर बेटा, आगे जाकर तुझे बहुत पछतावा होगा। माँ जी, मुझे एक मौका तो दीजिए। 2 दिन बाद विवेक बड़ी खुशी के साथ परी को गोद में लिए खेल रहा था। अले ले 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 पापा की परी, अले ले 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 ले, जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम साथ में सैर करने जाएंगे। अब क्या सारा दिन इसी के साथ खेलते रहेंगे? दफ्तर के लिए देर हो रही है। विवेक अपना बैग उठाकर ऑफिस चला जाता है। वक्त के पड़ाव के साथ परी 3 साल की हो जाती है। इसी बीच उसकी एक छोटी बहन भी जन्म लेती है। अब विवेक को अपनी असली संतान मिल जाती है। यहाँ से शुरू होता है उसका सौतेलापन। विवेक की दुनिया उसकी बेटी सोनम में ही सिमट कर रह जाती है। ऐसे में सुधा भी विवेक के मन में सौतेले बाप का बीज बो देती है। अब विवेक परी को नापसंद करने लगा। एक सांझ, सोनम बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, लकड़ी की काठी, है ना? आजा बैठ, इस पर पापा तुझे सैर कराएंगे। पापा आगे, मेरे लिए क्या लाए? कुछ नहीं लाया मैं तेरे लिए, भाग यहाँ से यतीम कहीं की। विवेक द्वारा किया गया ये फर्क शोभा देख लेती है और वह सौतेलेपन की इस सांचे में खुद को और परी को ढालने लगती है।
विवेक परी को फूटी आंख भी पसंद ना करता था। जब भी परी उसे पापा पुकारते हुए पास आती थी तो वह उसे दुत्कार दिया करता था। ये सब देखकर सुधा बहुत खुश थी। 10 साल गुजर चुके थे, जिसके साथ दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती हैं। परी क्लास फर्स्ट में आती है। मम्मी पापा देखो, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अब आप भी मुझे कोई गिफ्ट दोगे ना? मैंने अच्छे से पढ़ाई की। पापा आप मुझे क्या दोगे? फर्स्ट आई है, कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ दिया जो तुझे महारानी का ताज पहना दो। आई बड़ी अपनी बुलंदियों का बखान करने। कोई बात नहीं बेटा, पापा के पास टाइम नहीं है। मुझे बताओ क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे पापा से ही गिफ्ट चाहिए। पापा मुझे कभी भी गिफ्ट नहीं दिलाते हो। मैंने चुप्पी क्या साध ली? तू मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है। सारे दायरे बिसार दिए हैं, बदतमीज बेबाक। ऐसा कहकर विवेक परी को चाटा मार देता है। तभी सोनम वहाँ आकर कहती है, पापा मुझे सैर के लिए लेकर चलिए ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। पापा की रानी बेटी, अभी हम सैर पर चलेंगे और खूब सारी शॉपिंग भी करेंगे। पिता का ये सौतेलापन अब परी को साफ तौर से दिख रहा था। वह रोते बिलखते हुए कहती है, पता नहीं पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। शायद मैं बापू को नहीं सुहाती। दादी भी मुझे प्यार नहीं करती। माँ ये भेदभाव क्यों? बेटा रो मत। सोनम तेरी छोटी बहन है ना, इसलिए पापा उसे ही प्यार करते हैं। जब तू छोटी थी तो बाबा तुझे भी बेतहाशा प्यार करते थे। सप्ताह गुजरता है, विवेक कभी भी सौतेले बाप बनने से नहीं चूकता। परी हमेशा पिता के प्यार के लिए तरसती है। इसी बीच विवेक को बिजनेस में बड़ा लॉस होने से वह दिमागी तौर से गहरे सदमे में चला जाता है। उसके पैर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। विवेक का शरीर साथ देना छोड़ देता है। उसे गिरता देख परी भागते हुए आकर कहती है, पापा पापा क्या हुआ आपको? पापा आप ठीक तो है ना? माँ जल्दी आइए, पापा कुछ बोल नहीं रहे। परी अपने पिता को बिस्तर पर खींचकर लिटा देती है। परी की चीख सुनकर सभी उसे अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर घंटों जांच पड़ताल के बाद उन्हें बताते हैं, डॉक्टर मेरे पिताजी ठीक तो है ना? उन्हें क्या हुआ? देखिए, इन्हें किसी बात का सदमा लगा है। आपके पिता का शरीर पैरालाइज हो गया है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं और परी कहती है, माँ दादी ये समय रोने पीटने का नहीं है, हमें तो हिम्मत की पाती बांधनी होगी। अपने पिता को ठीक करने में परी जी जान लगा देती है। माँ दादी पापा के पास मैं हूँ, आप जाकर आराम कर लीजिए। परी का अपने प्रति बेहिसाब सेवा सहाय देख विवेक बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। परी उसे टाइम पर दवाई देती, उसके हाथ पैर की मालिश करती। परी की मेहनत रंग लाई। विवेक पूरे तौर से ठीक हो जाता है। परिणीति बेटा, मैंने तुझे हर वक्त डांटा फटकारा, तुझे पिता का प्यार नहीं दिया, तभी तू मेरी इतनी सेवा बाड़ी कर रही है। क्यों? क्योंकि पिताजी आप पहले मुझे बहुत प्यार करते थे ना। माँ ने मुझे सब बताया। फिर छोटी बहन के आ जाने से पिता का प्यार बंटना तो लाजमी है। मेरी सयानी बच्ची, आजा अपने पिता के गले लग जा। अब मैं तुझे वो प्यार दुलार दूंगा जो माँ के सिखावे में न दे सका। इस तरह विवेक को अपनी करनी का पछतावा होता है, जिससे उसके मन में बसा परी के प्रति सौतेलापन स्नेह के अथाह सागर के सांचे में ढल जाता है।